हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू जो आपके सिलेबस 15 यूनिट के हर एक यूनिट से मैंने टॉप 100 क्वेश्चन रेडी किया हुआ है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, तो आज के वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ क्यों ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करके जाओगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला इस बार, क्योंकि इस बार आपका क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। तो आज के वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा आपके। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बाद में बता दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि मनोविज्ञान को किसके वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है मन और मस्तिष्क, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं, चेतना और अचेतन, और आत्मा और शरीर। क्वेश्चन वन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। अभी तक पेपर वन और पेपर टू के बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं। उसमें से जितना अभी तक मैंने लोगों से बात किया हुआ है और काफ़ी मैंने डिटेल इसमें पता करने के बाद अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर टू में सिर्फ 7 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। डिटो क्वेश्चन की बात की जाए जो पिछले 2023 और 24 में जहां पर 25 से 30 क्वेश्चन डिटो सेम आ रहे थे, लेकिन इस बार 2025 में 2024 और 2023 के दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाने के बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ 7 से 10 मैच कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपको क्या करना है, जितने भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो सिर्फ आंसर रट्टा मत मारना। क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से अगर समझकर आपने याद किया हुआ है, क्वेश्चन को समझकर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्योंकि इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लैंग्वेज को चेंज करके थोड़ा सा हेर फेर करके उसी क्वेश्चन को नए क्वेश्चन में बनाकर आपसे पूछ रहा है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है तो उसे अच्छे से पढ़ना, सिर्फ आंसर याद मत करना, क्वेश्चन को समझकर तब आंसर याद करना। तब जाकर आपको टोटल 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट मिलते जुलते रहेंगे। बाकी इस बार कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल मत जाना कि आपको क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट मिलेंगे। इस बार क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई रहेगा, क्योंकि इस बार जितने भी पेपर वन हुए चाहे पेपर टू, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहा है। तो आज की वीडियो में जो मैंने टॉप 100 क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं वो सारे आपके बिहार स्टेट 2025 में जितने भी क्वेश्चन का लेवल रहे उसके अकॉर्डिंग मैंने रेडी किया हुआ है जो आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ जो मैंने बताया उसे ध्यान में रखना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे मत जाना। तो क्वेश्चन वन का राइट आंसर बताइए क्या होगा कि मनोविज्ञान को किसके वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं। क्योंकि आधुनिक विज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन वन का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनोविज्ञान की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन आत्मनिरीक्षण, अवलोकन, कपाल विद्या और व्यक्तित्व अध्ययन। जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए हुए हैं, ठीक है, जो उन्होंने पेड नोट्स लिया था, जो मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिए उसे कंप्लीट कर लेना। उसे बिना कंप्लीट किए मत जाना, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आप जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन नोट्स मैंने शेयर किया था एमसीक्यू, उसे जरूर कंप्लीट करना। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कपाल विद्या। होता क्या है, तो फ्रेनोलॉजी एक विज्ञान है जो कि वैज्ञानिक मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली एक वैध विधि नहीं मानी जाती है। तो क्वेश्चन टू का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण अपने भागों के योग से भिन्न होता है, ये अवधारणा किस सिद्धांत का मुख्य सूत्र माना जाता है। पहला ऑप्शन संरचनावाद, ऑप्शन नंबर बी है फंक्शनलिज्म, ऑप्शन सी है गेस्टाल्ट थ्योरी, या ऑप्शन नंबर डी व्यवहारवाद। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर फोर, गहराई की बोध जो एक आंख पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं।
ड्रिफ्ट perception that relies on one eye is called। पहला ऑप्शन, क्वेश्चन काफी आसान है। देखो, दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में जिक्र किया गया आपको एक आंख पर निर्भर रहता है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की इसमें बात तो की जाने नहीं जा रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दो ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है ना कि अभी एग्जाम है ना, कि आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो आप ऐसे इजी आसानी से कट कर दोगे जब आप पेपर देने जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखकर आपको कंफ्यूजन होगा। आप दो ऑप्शन आसानी से आप कट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि दो आंसर होना नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन जो मिलेंगे ना, उसमें आपको इतना कंफ्यूजन होगा कि आप कंफ्यूज रहोगे कि ए होगा कि बी होगा। क्योंकि 50-50 में आप गलत आंसर टिक आउट करोगे, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। क्योंकि दो ऑप्शन इतने क्लोज रह रहे हैं क्वेश्चन कि आप इसमें कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक आउट कर दोगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि इस पर आंसर रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। इसलिए क्वेश्चन को समझकर पढ़ना, क्वेश्चन को समझकर आंसर टिक आउट करोगे तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एक नेत्रिक संकेत। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान का वो प्रकार जिसमें सचेतन प्रयास की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अनैच्छिक ध्यान, अभ्यस्त ध्यान, ऐच्छिक ध्यान या विभाजित ध्यान। देखो क्वेश्चन जितने भी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यूनिट वाइज मैंने टॉप यूनिट 15 तक हर एक टॉपिक को क्वेश्चन इसमें सेट किया है। तो आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 15 तक। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उदासीन उद्दीपक को एक अनियत उद्दीपक के साथ जोड़कर सीखने को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हो तो ध्यान से यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, अगर इसे आप समझ गए तो आसानी से आप आंसर बता पाओगे। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जो होता है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि युआन पाउलो ने इस प्रकार के अधिगम को प्रसिद्ध रूप से जो है आपका प्रदर्शित किया है, जहां पर एक उदासीन उद्दीपक घंटी का एक अनियत उद्दीपक भोजन के साथ इसे जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक मानचित्रण का सिद्धांत किसने दिया है? पहला ऑप्शन स्किनर, पहला टॉलमैन या कोलर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कॉग्निटिव मैप्स के बारे में पूछा गया है। आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझकर आंसर टेक आउट गलत कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बात की जा रही है कॉग्निटिव मैप के बारे में, जो कि इसके बारे में टॉलमैन बात करते हैं। एडवर्ड टॉलमैन चूहे के साथ किए गए प्रयोग में उन्होंने ये प्रस्तावित किया था, उन्होंने प्रेरित किया था कि जो चूहे होते हैं वो संज्ञानात्मक मानचित्र बनाकर भूल भुलैया का लेट आउट सीखते हैं। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्मृति का वो प्रकार जिसकी क्षमता बहुत अधिक परंतु बहुत कम होती है। पहला ऑप्शन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेंसरी या सेमेंटिक। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने हर एक टॉपिक से आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं। जाकर आप साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट चेकआउट करना, उसमें जितने भी टॉपिक बचे एमसीक्यू हैं, अगर उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो आपको एग्जाम में काफी फायदे होंगे, इसकी गारंटी है। तो उसे बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एबिंगहॉस किसके अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन बुद्धि, फॉरगेटिंग कर्व, पर्सनालिटी या मोटिवेशन। तो मैंने कई बार बताया भी है कि हरमन एबिंगहॉस ने नई जानकारी को भूलने की दर को चित्रित करने के लिए अधीन शब्दांशों का इस्तेमाल किया था, जिसमें आपके फॉरगेटिंग कर्व जो होते हैं उनका वक्र बनाया गया था। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार सबसे आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन राइट 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, साइकोलॉजिकल नीड्स। अगला क्वेश्चन, जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार संयमन से किसका महत्व है? पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक मूल्यांकन, शारीरिक परिवर्तन, संस्कृति कारक
या ऑप्शन डी है सब्जेक्टिव फीलिंग। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बारे में अधिक मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं उतना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी जो लगेगा कि मुझे इसके बारे में डिटेल बताना चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी समस्या का मानसिक प्रतिबिंब किसका मुख्य तत्व माना जाता है? पहला ऑप्शन ट्रायल एंड एरर, एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक या इंसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इनसाइट, क्योंकि कॉलर ने चिंपैंजी द्वारा इसे प्रतिशोष अधिगम किसी भी समस्या का समाधान मानसिक रूप से पुनः गठन करने के बाद ही अचानक समझ में आना शामिल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे याद रखना, क्योंकि गार्डनर से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप जाकर उसे जरूर चेकआउट करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो है बुद्धि का प्रकार नहीं है, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों का अक्सर किस संक्षिप्त नाम से याद किया जाता है? तो याद रखिएगा टोटल बिग 5 मतलब 5 वर्ड जिसमें वर्ड होंगे वो आपका राइट आंसर होगा। बात की जाए एमबीटीआई में, तो एमबीटीआई में टोटल 4 वर्ड है, तो आपका आंसर तो ऐसे भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है ओशियन जिसमें आपके 5 वर्ड हैं, तो आपके आंसर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ऑप्शन बी, क्योंकि ईद ईगो सुपर ईगो आपके इसमें 3 टाइप हो जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है संक्षिप्त नाम 5 पर्सनालिटी का, तो 5 पर्सनालिटी में 5 नाम होते हैं जिसे ओशियन बोलते हैं। जिसे पहला होता है ओपनेस जिसे हम खुलापन बोलते हैं, सेकंड होता है कर्तव्यनिष्ठा, भयमूर्खता, सहमतता और आपके न्यूरोटिसिज्म। ये टोटल आपके 5 बिग 5 आपके फैक्टर हैं, तो इसे याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑलरेडी ये सवाल आपके 2023 में पूछा गया था, तो इसे याद रखिएगा, ओशियन नाम से इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का वो घटक जो आनंद सिद्धांत पर कार्य करता है वो उसे क्या कहते हैं? ईगो, सुपर ईगो, ईदो ईद या कॉन्शियंस। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम जिसे जीएस किसने द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जीएसए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इस पर एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा जीएस का फुल फॉर्म होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसे हिंदी में सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जो कि आपके शैल्य के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति का तर्कहीन और लगातार बना रहने वाला व्यय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन काफ़ी आसान हलवा सा क्वेश्चन आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, तो आप इस चक्कर में मत पड़ना,
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला अब, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इसे मिस मत करना, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन 17 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, फोबिया। अगला क्वेश्चन है, एक मनोदशा विकार जो कि उन्माद और अवसाद के बारी बारी से आने वाले चरणों द्वारा विशेषित है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन 18 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम तक डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइपोलर डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, भ्रम और मतिभ्रम सबसे अधिक किससे संबंधित है? चिंता विकार, व्यक्तित्व विकार, सिजोफ्रेनिया या सोमोटोफॉर्म विकार। तो मैंने कई बार बताया भी है कि सिजोफ्रेनिया एक तरह का गंभीर मानसिक विकार है, जिसमें अक्सर सकारात्मक आपके लक्षण होते जो उसमें शामिल होते हैं, जैसे कि भ्रम, गलत विश्वास, मतिभ्रम, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक साविक विकासात्मक विकार जो कि सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाइयों द्वारा विशेषित है। पहला ऑप्शन है एडीएचडी, ऑप्शन बी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, आचरण विकार या मानसिक मंदता। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग जो अन्य न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे कौन सा पार्ट न्यूरॉन का जो कि रिसीव करता है मैसेज आपके दूसरे न्यूरॉन से। पहला ऑप्शन है एक्सॉन, डेंड्राइट, सोमा या माइलिन सीट। तो मैसेज न्यूरॉन से प्राप्त करने का कार्य डेंड्राइट का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच वो स्थान जहां पर संचार होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिंपेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का वो विभाग जहां पर ऐच्छिक मांसपेशियां और गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कंकाल तंत्रिका तंत्र, जो कि मांसपेशियों को सक्रिय करके ऐच्छिक गतिविधियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, मस्तिष्क का कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य जानकारी को संशोधित करने के लिए उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन है फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरिएटल लोब या ऑक्सीपिटल लोब। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑसिपिटल लोब। होता क्या है, तो जो मस्तिष्क के पीछे आपका एक ऑसिपिटल लोब होते हैं जो कि लगभग विशेष रूप से दृश्य प्रसंस्करण के लिए समर्पित होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि इंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसकी मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या पैंक्रियास। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पिट्यूटरी। ठीक है, जो कि एक ऐसे हार्मोन से स्वातित करता है जो कि अंतर स्वाति ग्रंथियों का एक कंट्रोल करने का कार्य करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी व्यक्ति के बारे में उसके मौखिक और अमौखिक संकेतों के आधार पर धारणा बनाना किसका हिस्सा माना जाता है? क्वेश्चन 26 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक अवबोधन, जो कि दूसरे के बारे में उनके मौखिक और अमौखिक संकेतों के आधार पर एकत्र करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया, ताकि उसमें धारणा बनाई जा सके। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह मानक से मेल खाने के लिए अपने व्यवहार या सोच को समायोजित करना क्या कहलाता है? अनुपालन, आज्ञा पालन, अनुरूपता या प्रेरणा? तो उसे कहते हैं अनुरूपता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मिलग्राम के प्रसिद्ध अध्ययनों में मुख्य फोकस किस पर था? अनुरूपता पर, आज्ञा पालन पर, अनुपालन पर या ग्रुप थिंक पर? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, लोगों द्वारा एक समूह में काम करते समय अकेले काम करने की तुलना में कम प्रयास करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ लिए तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे कि इसे राइट आंसर क्या होगा। देखो, सामाजिक में अलगाव तब होता है जब व्यक्ति किसी भी समूह सेटिंग में कम प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें व्यक्तिगत योगदान की पहचान काफी कम होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा सोशल लोफिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संतुलन सिद्धांत के अनुसार लोग अपने में स्थिरता चाहते हैं। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर गलत इसलिए है क्योंकि संतुलन सिद्धांत हाइडेगर द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, विशेष रूप से जो कि स्वयं अन्य लोगों दृष्टिकोण वाली जितने भी वस्तुएं होती हैं उनके बीचों के संबंधों की हमारी धारणाओं को संतुलित करता है और सामंजस्यपूर्ण स्थितियों पर इच्छा पर केंद्रित करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि डी होगा। तो टोटल आज के वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके बाद आपके पास 70 क्वेश्चन और बचते हैं जो हम कल के वीडियो में से कंप्लीट कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जो आपके जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस लेवल क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपका वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और मैं आप सबको फिर से बता दूं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे मत बैठना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा भी था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह से अभी तक पेपर आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आ रहा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं 7 से 10 नंबर के पूछे जा रहे हैं, और उनके पैटर्न पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हेर फेर करके 20 क्वेश्चन बन रहे हैं 2023 और 24 को मिलाकर। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो, और जितने भी मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं यूट्यूब पे उसे एक बार जरूर देख के जाना। जो मैंने नोट शेयर किए हुए उसे जरूर अच्छे से पढ़ के समझ के जाना। आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। जितना आप फ्री माइंड होगे उतना आपका पेपर आसान जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।